वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरियल क्लासेस। दोस्तों, फिर से मैं नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आपने अब तक ये जो क्लास चल रहा है आपका 12 है ना, 12 क्लास का उर्दू बुक का चल रहा है, ठीक है। इसके साथ आपको क्या लेना पड़ रहा है कि आपका सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव के जरिए जो उसका जो मालूमात होता है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और साथ में आपके क्या है कि इसके साथ आपको जैसे कि आप मैंने पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया, तो दूसरे टॉपिक जब पढ़ने के लिए गए तो उसमें पहले टॉपिक का 10 क्वेश्चन ले लिया, फिर उसमें से कवायद का कुछ 5 क्वेश्चन लेके तकरीबन एक तरीका से समझिए यहाँ पे साथ में क्या मिल रहा है आपको, मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहा है। तो ये क्लास को देखना आप ना भूलें। अगर आप 12 के अगर क्लास 12 के आप विद्यार्थी है यानी तालिब इल्म है तो फिर आपको ये सेशन देखना ज़रूरी है। आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हाँ हम कितने पानी में है, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे एक तो टॉपिक वाइज आपको उससे रिलेटेड कौन सवाल मिल रहा है, प्लस उससे दूसरे टॉपिक को जो हमने पहले टॉपिक को जो पढ़ा था उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है। तो ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे ये सबक तीसरा है। इससे पहले हमने क्या किया है कि 2 टॉपिक आपका क्लियर कर दिया। पहला टॉपिक पढ़ा, उसके बाद जब दूसरा लेके आए तो पहले टॉपिक वाले क्वेश्चन को मैंने 10 क्वेश्चन उसमें से लिया था, प्लस 5 कवायद का सवाल लिया था, ठीक है। तो अभी ये तीसरा क्वेश्चन है, ये सबक आपका तीसरा है। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि दूसरे सवाल का जो है दूसरे सबक से हमने 10 क्वेश्चन लिया है और साथ में 5 क्वेश्चन उर्दू का लिया है, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या एक बार चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, या हर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप नंबर का। दूसरा है कि व्हाट्सअप चैनल का भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप उससे जुड़ के वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ हमको 12 क्लास का नोट्स चाहिए, क्लास वाइज या एक ही बार आपको है क्या कि जैसे कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उर्दू, सब्जेक्टिव आप लोग का बन के तैयार है, ठीक है। एक तरीका से समझिए मास्टर नोट्स जो आपका बन के तैयार है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाता है। जब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कवायद के सवाल क्लियर हो जाएगा, तो साथ में हम क्या करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेके आएंगे। लेकिन अगर इसका आपको नोट्स से चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा और उसके बाद जाके आपको वहाँ पे कमेंट्स करके बताना होगा कि हमको इस चीज़ का नोट्स चाहिए। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं कि आज का सबक मेरा क्या है। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि सबक नंबर ये 3 है। और सबक नंबर 3 का जो नाम है ना, नाम है वो क्या है, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, है ना। बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक ये क्या है, तो ये आपका मजमून है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से मजमून कौन है या दर्जा झेल में से, मतलब उर्दू में जब सवाल आएगा तो मंदरजा झेल में से या दर्जा झेल में से मजमून कौन है। तो अगर ये ऑप्शन में आपको मिल रहा तो इसका मतलब है कि ये सही जवाब हो जाएगा। या आपका सवाल ये भी बन के आ सकता है कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक क्या है। आपको जवाब देना है कि ये एक मजमून है। ये क्या है, मजमून है। तो यहाँ से आपको 2 सवाल मिल गया, 2 क्वेश्चन आपको मिल गया। आगे हम बात करें तो ये जो बाज पुराने लफ्जों की नई नई तहकीक जो है ये किसका लिखा हुआ, यानी इसके मुसन्निफ कौन है या निगार कौन है, लिखने वाले कौन है, तो इसका नाम है सैयद सुलेमान नदवी। क्या नाम है, सैयद सुलेमान नदवी नाम है। तो मुसन्निफ बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक के मुसन्निफ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी। उसके बाद पैदाइश की बात करें कि सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे, तो ये बिहार की एक मरदूम खैज बस्ती दसना नालंदा जिला में पैदा हुए थे। तो सबसे पहला सवाल ऐसे भी आ सकता है कि सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे। अगर रियासत से लिया जा रहा है तो बिहार रियासत आपको लेना है। अगर आपका उसके बाद जाके ये बस्ती का नाम अगर पूछा जाए तो मरदूम खैज बस्ती था, ठीक है। ये कौन सा जिला में पड़ता है, तो नालंदा जिला के अंदर पड़ता है। वो कब पैदा हुए थे सुलेमान सैयद नदवी, तो ये 22 नवंबर 1884 में पैदा हुए थे। तो सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए थे, 22 नवंबर 1884 के अंदर ये पैदा हुए थे। और ये सैयद सुलेमान नदवी जो थे ये आपका नालंदा जिला से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। अब बस्ती का नाम क्या था, एक तरीका से ये खैज बस्ती है ना। उसके बाद जाके ये कौन सा रियासत था, तो बिहार रियासत के अंदर। अब बात करते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था, तो वालिद का जो नाम था हकीम, है ना, हकीम सैयद अबू हसन, है ना। हकीम सैयद अबू हसन क्या नाम था, हकीम सैयद अबू हसन,
ठीक है। तो अबुल हसन यहाँ पे आपका सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम हो गया। अगर इनके इंतकाल के बारे में हम बात करें तो सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल हुआ था 23 नवंबर 1953 में। कब हुआ था? 23 नवंबर 1953 में। आपको तारीख भी याद रखना, यानी आपको दिन भी याद रखना है, महीना भी याद रखना है, उसके बाद जाके आपको साल भी याद रखना है, सारे चीज़ याद रखना है। को कराची में देखिए पैदा हुए थे बिहार में, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ था तो कराची में हुआ था, ये आपको याद रखना है। कब इंतकाल हुआ था? तो 1953 में, 23 नवंबर 1953 को हुआ था। अब ये सैयद सुलेमान नदवी के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ से आला तालीम हासिल किए थे। तो सैयद सुलेमान नदवी कहाँ से आला तालीम हासिल किए थे? तो सैयद सुलेमान नदवी 1901 में, है ना, दारुल उलूम, है ना, नदविया, है ना, आलूमा, ठीक है, यहाँ से सबली नवानी से मिले थे। एक पॉइंट और यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि इससे मिले थे, सबली नौमानी से मिले थे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और भी चीज़ हम देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि सबली नवानी की किताब, अब देखिए, है ना, सबली नौमानी की किताब का नाम था सीरतुल नबी। तो ये जो किताब आपका दिया हुआ है, तो ये किताब आपका, चलिए, ये किताब जो आपका दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है? सीरतुल नबी किसकी किताब है? तो आपको याद रखना है कि ये सबली नवानी की किताब का नाम है। इसको पूरा किसने किया था? तो इसको जो पूरा किया था, इसको पूरा किया था किसने? पूरा किया था। कौन किया था पूरा? ये सुलेमान नदवी पूरा किए थे, है ना। तो सबली नवानी की किताब का नाम क्या था? सीरतुल नबी, है ना। सीरतुल नबी किसकी किताब है? तो सबली नवानी की किताब है। और इसको मुकम्मल किसने किया था? पूरा किसने किया था? सैयद सुलेमान नदवी ने किया था। अब यहाँ पे कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अल्फाज के बारे में बताया गया था, जो सवाल जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। जैसे कली खोलना के माने क्या है? तो कली खोलना का माने क्या होता है? ऐब जाहिर करना। अगर आप कली खोलना के माने क्या हो जाता है? ऐब को जाहिर करना। और कली फेरना के माने क्या होता है? ऐब छुपाना। देखिए आपको यहीं पे से याद रखना है कि फेरना यानी कि छुपाना, फेरना छुपाना, खोलना जाहिर करना, यानी कि ऐब को जब हम जाहिर कर देते तो कली खोलना हो गया, है ना। खोलेंगे तो ऑटोमेटिक है, जाहिर का मतलब है क्या हो जाता है? खोलना, है ना। और यहाँ पे फेरना एक तरीका से छुपा लेना, है ना। तो ऐब को छुपाना क्या कहलाता है? कली फेरना, ऐब को छुपाना, और कली खोलना आपका हो जाएगा ऐब जाहिर करना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका वहाँ पे ज़बर का ये इस तरीका से रहेगा, है ना। तो सब पे ज़बर डाला हुआ है। तो अगर इस तरीका से अददी के माने क्या है? तो कामिल, अददी के माने कामिल, यानी कि आपको वहाँ पे मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? आपका ज़बर रहेगा, अलिफ पे ज़बर, हे पे ज़बर, दाल पे ज़बर, इस तरीका से। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा ये था कि यहाँ पे जेर ज़बर नहीं डाल पाया, है ना। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये आपका अददी के माने क्या हो जाता है? कामिल। अददी के माने, सॉरी, अहदी के माने क्या हो जाता है? कामिल। अहदी के माने, है ना, अहदी के माने कामिल। ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे ये कि सरखी से क्या मुराद है? तो सरखी से क्या मुराद है? तो सरखी से मुराद है उन्वान। क्या मुराद है? उन्वान, यानी कि आप एक तरीका से कह सकते हैं मौजूद, है ना, मजमून भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो सरखी से क्या मुराद है? उन्वान मुराद है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या चीज़ दिया हुआ है इसके बारे में। चलिए देखिए, आगे दिया है कि आगे की तालीम के लिए सैयद सुलेमान नदवी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये आपका मजमून है। और जो आपका सबक नंबर 3 है, और ये सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा था। तो यहाँ पर सैयद सुलेमान नदवी के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है। तो सैयद सुलेमान नदवी आगे की तालीम जो किया था फुलवारी शरीफ और फिर मदरसा इमदादिया दरबगा से किया था। तो अगर आपको या आला तालीम करने के लिए कहाँ गया था? तो आला तालीम हासिल करने के लिए मदरसा, है ना, यहाँ पे था ना आपका मदरसा, क्या था? मदरसा दारुल उलूम नदविया से किए थे आला तालीम। लेकिन अगर आपको आगे तालीम के बारे में बोला जाए कि आगे की तालीम आपको कहाँ से हासिल किया गया था, तो वो फुलवारी शरीफ, है ना, फुलवारी शरीफ यानी पटना, है ना, और फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा से किया था। ठीक है।
उसके बाद देखिए इनका पहला मजमून शाइल हुआ था। तो इनका पहला मजमून कब शाइल हुआ था? तो 1902 में हुआ था। कहाँ शाइल हुआ था? तो पटना के, है ना, रिसाला, है ना अल पंच में, रिसाला अल पंच में, है ना, खातून के उन्वान से हुआ था। तो आपको यहाँ पे सवाल ये आ सकता है कि सैयद सुलेमान नदवी का जो मजमून, पहला मजमून जो शाइल हुआ था वो किस पे हुआ था? तो आपको याद रखना है खातून के उन्वान पे आपका हुआ था। ये कब हुआ था? 1902 के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये पटना के अंदर हुआ था, है ना, रिसाला अलपंच के, है ना, रिसाला अलपंच में, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना। तो यहाँ से देखिए आपको 4 सवाल, एक पॉइंट से 4 सवाल, है ना। कि अगर सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कब शाइल हुआ था? तो 1902 में हुआ था। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कहाँ शाइल हुआ था? तो पटना में शाइल हुआ था। सैयद सुलेमान नदवी का जो पहला मजमून था वो किसके ऊपर, किस unवान पे था? तो वो खातून के unवान पे था, यानी खातून के ऊपर पहला जो मजमून शाइल किया गया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आखिरी वक्त, यानी कि आखिरी वक्त मजमून कब शाइल हुआ था? तो ये तो आखिरी वक्त जो मजमून है, ये आखिरी वक्त ये सैयद सुलेमान नदवी से मुताल्लिक है। ठीक है, ये सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है ना। आखिरी वक्त मजमून कब शाइल हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था, 1902 के अंदर हुआ था। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरी वक्त किसका मजमून है? तो सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है। आखिरी वक्त मजमून कब शाइल हुआ था? तो 1902 के अंदर शाइल हुआ था। और आखिरी वक्त मजमून कहाँ शाइल हुआ था? तो फिर आपको जवाब देना है कि ये लाहौर के अंदर शाइल हुआ था। ठीक है ना, लाहौर अभी कहाँ है? ये पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। चलिए, अब इससे यहाँ पे अशार, नज्म और गज़ल कब छपा था? ये यानी कि सैयद सुलेमान नदवी का जो अशार था, नज्म और गज़ल कब छपा था? तो वो 1903 के अंदर छपा था, है ना। सवाल आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है कि सैयद सुलेमान नदवी का अशार, नज्म और गज़ल या तीनों में से कोई एक चीज़ पूछ देगा कि अशार कब शाइल हुआ था, कब छपा था? तो 1903 के अंदर छपा था। या गज़ल के बारे में या नज्म के बारे में पूछा जाए तो 1903 के अंदर क्या हुआ था? छपा था। आगे देखिए रिसाला अन्नवा की अदारत कब की गई थी? तो यानी इदारत कब की गई थी? रिसाला अन्नवा की इदारत कब की गई थी? तो 1906 के अंदर किया गया था। तो किसने किया था, है ना, यानी कि मोहम्मद सैयद सुलेमान नदवी की तोहिल। ठीक है, तो सैयद सुलेमान नदवी की तोहिल में 1906 के अंदर रिसाला अनविया की इदारत किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे पॉइंट, इससे रिलेटेड आगे पॉइंट हमारा क्या दिए हुए है। चलिए देख लेते हैं। आगे पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ यह है कि हाँ, है ना, अखबार अल हिलाल, है ना, अखबार अल हिलाल कब शाये हुआ था? तो अखबार अल हिलाल कब शाये हुआ था? तो 1903 में हुआ था, है ना। तो ये सैयद सुलेमान नदवी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, तो अखबार अल हिलाल, है ना, कब शाइल हुआ था? तो 1913 में हुआ था। और किसने शाइल किया था, है ना? तो ये सैयद सुलेमान नदवी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, ने किया था। ठीक है, मेन किरदार यहाँ पे क्या था, किसका था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका सैयद सुलेमान नदवी नहीं है तो फिर आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगाना है। अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं है तो फिर आपको सैयद सुलेमान नदवी लगाना है। अगर दोनों है तो फिर आपको दोनों लगाना है ऑप्शन में। ठीक है, तो अखबार अल हिलाल कब शाइल हुआ था? ठीक है, तो 1913 के अंदर शाइल हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अदबी उस्ताद कौन थे? सैयद सुलेमान नदवी के जो अदबी उस्ताद थे, है ना, यानी कि एक तरीका से उसके अंदर जो आदाब जो सिखाया गया था, या उसके अंदर जो आदाब सीखने का जो आपका खूबी आया, खसूसियात आया, तो वो उसके उस्ताद कौन थे? शबली नोमानी थे। क्या थे? शबली नोमानी। ठीक है, तो अदबी उस्ताद कौन थे सैयद सुलेमान नदवी के? तो शबली नोमानी थे। आगे देखिए कहाँ से आला तालीम हासिल किए थे? तो ये तो आपको इससे पहले वाले पॉइंट में भी वहाँ पे मिल गया था, 1901 में दारुल उलूम नदविया, दारुल उलूम है ना, नदुतुल उलाम, है ना, अलमा, है ना, दारुल उलूम नदुतुल उलमा, उलमान, है ना। ये हो गया जाके, उसके बाद जाके ये सबली नवानी से मिले थे। तो यहीं आपका यहाँ ही क्या हुआ थे, सबली नवानी से मिले थे जब आला तालीम हासिल करने के लिए गए थे। तो अब देखिए यहाँ पे फुतूर के माने क्या है? तो फुतूर के माने तोड़ने, तोड़ने के है। फुतूर के माने क्या है? तोड़ने के, यानी कि सुबह में जो हम नाश्ता करते हैं ना, उसी को कहा जाता है फुतूर। ठीक है, तो ये जो फुतूर शब्द है यहाँ पे देखिए, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो फुतूर कहते हैं,
है ना। तो फतूर के माने हैं तोड़ने के, है ना। और एक तरीका से हम कह सकते हैं फतूर जो कहा जाता है वो नाश्ता को कहा जाता है। तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहा जाता है। इस जबान में कहा जाता है फतूर, नाश्ता को अरबी जबान में। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया फतूर के माने क्या है, तो तोड़ने के। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, तो फतूर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते क्या है। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे देख लिया, भूख तोड़ने की इस्लाह को क्या कहते हैं। तो भूख तोड़ने की इस्लाह को कहा जाता है नाश्ता कहा जाता है। भूख तोड़ने की इस्लाह क्या कहलाती है, नाश्ता कहलाता है। भूख तोड़ने की इस्लाह नाश्ता कहलाता है। भूख तोड़ने की इस्लाह नाश्ता कहलाता है। ठीक है, नोट में देखिए, कली को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं। ठीक है, ये जो कली है ना, तो कली को अरबी में क्या कहते हैं, तो कली को अरबी में लिसान कहते हैं और फारसी में रांगना कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। आगे देखिए नोट में दिया कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किताब नुकूश सुलेमानी से माखूज है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है, तो आपको बताना है कि नकूश सुलेमानी से माखूज है। ठीक है, तो सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी किताब में लिखा गया था बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, तो वो नुकूश सुलेमानी के अंदर लिखा गया था। ठीक है, तो ये जो नुकूश सुलेमानी किसकी किताब है, तो सैयद सुलेमान नदवी की किताब है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका था, यानी कि ये आपका गया। फिर यहाँ से आपका कुछ सवाल आ रहा है, तो मैंने इससे रिलेटेड जो हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन जो ले रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो क्वेश्चन अभी आपको वहाँ पे डाला जा रहा है, जो आपको एक तरीका से बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस सेशन को मतलब कि छोड़े नहीं, क्योंकि आपका क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल भी रहे हैं, है ना। लिखने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, आपका क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे आप पढ़ भी रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि आपका साथ में प्रैक्टिस भी हो रहा है, मॉक टेस्ट भी आपका यहाँ पे अटैच किया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि आज जो कवायद का जो मतलब आप जो प्रश्न लेंगे तो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नहीं, अगर अच्छा से कवायद के प्रश्न के बारे में जानना है तो फिर अलग से वीडियो वहाँ पे अपलोड हो रहा है, कवायद का, हिंदी व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, अभी ये यहाँ पे उर्दू का सेशन चल रहा है ना, साथ साथ अब तैयार हो रहा है, तो हिंदी का भी आएगा, लेके आएंगे, और इंग्लिश का भी लेके आएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। इससे पहले हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था, दूसरे टॉपिक का नाम था क्या, है ना, मिट्टी का तेल, जो ख्वाजा हसन निजामी से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे 10 सवाल लेके आया है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये कि ख्वाजा हसन निजामी की सन पैदाइश क्या है। तो ख्वाजा हसन निजामी की सन पैदाइश आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है दिसंबर 1875, ऑप्शन नंबर 2 है 1876, ऑप्शन नंबर जीम है आपका 1877, और ऑप्शन नंबर दाल है आपका 1878। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा अब जवाब। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दाल आपका सही जवाब हो जाएगा कि ख्वाजा हसन निजामी की सन पैदाइश जो 1878 में, यानी दिसंबर 1878 के अंदर ख्वाजा हसन निजामी पैदा हुए थे। दूसरा सवाल है कि ख्वाजा हसन निजामी कहाँ पैदा हुए थे। ख्वाजा हसन निजामी कहाँ पैदा हुए थे, है ना। सवाल ऑप्शन नंबर 1 है कि बस्ती निजामुद्दीन औलिया के अंदर। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बे के अंदर है दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है कश्मीर गेट, कश्मीरी गेट। उसके बाद है ऑप्शन नंबर दाल, है ना, अजमेरी गेट। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही जवाब दे। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, है ना, 1 हो जाएगा आपका सही जवाब, है ना। तो ये जो ख्वाजा हसन निजामी जो थे वो जो पैदा हुए थे, तो वो बस्ती निजामुद्दीन औलिया के अंदर पैदा हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो यहाँ पे ख्वाजा, ठीक है, ख्वाजा ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या था, है ना। तो ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम आपको बताना है। ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 सैयद आसिक अली निजामी, ऑप्शन नंबर बे, है ना, सैयद निजामी, ऑप्शन नंबर जीम यानी सैयद आबाद निजामी, ऑप्शन नंबर दाल आपका सैयद बस्त निजामी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा सवाल नंबर 3 का। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, ठीक है, सैयद आसिक अली निजामी। तो ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या था, सैयद आसिक अली निजामी, सैयद आसिक अली निजामी। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। क्या? ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली निजामी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे कहा गया है ख्वाजा ख्वाजा हसन निजामी की वालदा का नाम क्या था? यहाँ पे वालिद के बारे में पूछा गया। ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम था सैयद आशिक अली। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ख्वाजा हसन निजामी की वालदा का नाम बताना, यानी माँ का नाम बताना है। किसका नाम बताना? माँ का नाम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है सैयदा नाजिमा बेगम, उसके बाद सैयदा चहती बेगम, उसके बाद सैयदा है ना रिजवाना बेगम, उसके बाद है ऑप्शन नंबर दाल के सैयदा नसीमा बेगम। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सैयदा चहती बेगम, है ना, सैयदा क्या हो जाएगा? चहती बेगम। तो ख्वाजा हसन निजामी की वालदा का नाम सैयदा चहती बेगम, और उसके बाद वालिद का नाम क्या था? सैयद आशिक अली। ख्वाजा हसन निजामी कहाँ पैदा हुए थे? तो बस्ती निजामुद्दीन औलिया में पैदा हुए थे। और ख्वाजा हसन निजामी कब पैदा हुए थे? तो 1878 के अंदर पैदा हुए थे। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा था? तो यानी ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन, वालिदैन कहा जाता है, वालिदैन किसको कहा जाता है? यानी माँ और बाप, है ना। तो ये माँ बाप दोनों को कहा जाता है वालिदैन, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में पेरेंट्स कहते हैं। तो यानी माँ बाप उसमें दोनों आ जाता है, माता पिता। ठीक है, तो उसी तरीका से उर्दू के अंदर वालिदैन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। तो मतलब क्या नाम रखा था, है ना? हतम अली था, ठीक है, कासिम अली है, उसके बाद शर्म अली है, या हासिम अली है। तो इनमें से क्या हो जाएगा सही? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी जो आपका सही, यानी बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कासिम अली नाम रखा था। तो ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने ख्वाजा हसन का क्या नाम रखा था? कासिम अली रखा था। क्या रखा था? कासिम अली। क्या? कासिम अली। चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन देखें यहाँ पे। ठीक है, तो ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ था? इससे पहले पैदाइश बोला गया तो कब हुआ था? ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुआ था? तो 1878 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बस्ती निजामुद्दीन औलिया में हुआ था, है ना। चलिए, यहाँ पे इंतकाल पूछा जा रहा है कि इंतकाल आपका कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर अलीफ में है कि 13 जुलाई 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई 1955 में। दूसरा है 31 जुलाई 1955 में। उसके बाद है 31 जुलाई 1956 में। उसके बाद देखिए 1957, वही 31 जुलाई 1957, 31 जुलाई 1958। तो देखिए यहाँ पे महीना और दिन एक ही है, सिर्फ यहाँ पे साल का अंतर है। तो आपको बताना है कि ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ था। सही जवाब क्या होगा इनमें से? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलीफ, यानी कि ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल जो हुआ था वो 13 जुलाई 1955 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई 1955 के अंदर, 31 जुलाई 1955 के अंदर। ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ था? 31 जुलाई 1955 के अंदर, 31 जुलाई 1955 के अंदर, 31 जुलाई 1955 के अंदर। चलिए, आगे देख लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ख्वाजा हसन निजामी कहाँ दफन हुए थे, यानी कि कहाँ उसको दफन किया गया था? ख्वाजा हसन निजामी को कहाँ दफन किया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में है बस्ती निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के अंदर, दूसरा है कि लखनऊ के अंदर, तीसरा है कि हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद यहाँ पे गलत लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अपने घर पे, तो कहाँ इसको किया गया था? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ। क्या हो जाएगा? अलिफ हो जाएगा। तो आपका ख्वाजा हसन निजामी को दफन जो किया गया था वो बस्ती निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के अंदर दफन किया गया था। और बस्ती निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के अंदर ही ख्वाजा हसन निजामी पैदा भी हुए थे। ठीक है, पैदा कब हुए थे? 1878 के अंदर पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? बस्ती निजामुद्दीन औलिया के अंदर हुए थे। दफन भी उसको यहीं किया गया था। इंतकाल कब हो गए थे, है ना? तो इंतकाल यहाँ पे 31 जुलाई 1955 के अंदर हुए थे। चलिए, आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ख्वाजा हसन निजामी कितने साल
कबल यानी पहले अपने कब्रिस्तान तैयार कर रखे थे यानी ख्वाजा हसन निजामी जो थे, ये पूछा जा रहा है कि ख्वाजा हसन निजामी कितने साल पहले अपने लिए जो कब्र को जो है तैयार कर रखा था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर एक में 30 साल पहले, या 40 साल पहले, या 60 साल पहले, या 50 साल पहले। 8 नंबर का सही जवाब आप दीजिए, क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दाल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 50 साल पहले जो थे ख्वाजा हसन निजामी अपने क्या किए थे, वो मतलब कि कब्रिस्तान वो तैयार कर लिए थे, कब्र को तैयार करवा लिए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा जा रहा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवानक है ना उम्र किस नाम से तरतीब है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की है ना सवानक है ना उम्र किस नाम से तरतीब है। नंबर एक निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद है कि निजाम बांसुरी, उसके बाद है निजामुद्दीन बांसुरी, उसके बाद है दाल में हजरत बंसरी। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताएं। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी कि आपका बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका निजाम बंसुरी। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की सोनाह उम्र किस नाम से तरतीब है, तो वो आपका निजाम बंसरी के नाम से तरतीब है। चलिए ठीक है ना। तो आपका ये यानी कि ये जो था मिट्टी का तेल जो ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा था, उससे रिलेटेड जो 10 क्वेश्चन लिया गया था, सवाल लिया गया था, यानी लिया गया था सवाल, उसमें से 9 ने मैंने कर लिया, हमने कर लिया। उसके बाद जाके 10वां क्वेश्चन देख लेते, फिर कवायद का प्रश्न देखेंगे। चलिए, ख्वाजा हसन निजामी का आबाई मकान कहाँ था। तो ख्वाजा हसन निजामी का आबाई वतन बताना है। नंबर एक में है सरवरी मकान, है ना, उसके बाद है लखनऊ, उसके बाद है निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद है दिल्ली। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये निजामुद्दीन औलिया के अंदर है। ठीक है ना, ख्वाजा हसन निजामी का आबाई मकान जो था, मकान वो निजामुद्दीन औलिया में थे। ठीक है, चलिए, दिल्ली के अंदर एक जगह है ना, तो यहाँ पे ये दे दिया ना, इसलिए यहाँ नहीं, अगर ये नहीं रहता तो फिर आपका दिल्ली हो जाता। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे से हम सवाल जो आ रहा है, ये अब यहाँ पे से कवायद का सवाल आ रहा है। कवायद के बारे में यहाँ पे भी देख लेते हैं। चलिए, 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि उस नज्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी कि तारीफ की जाए, या किसी की हुजू यानी बड़ाई की जाए, है ना, बुराई की जाए, या बड़ाई की जाए, या तारीफ की जाए। मतलब कि एक तरीका से मदह यानी कि तारीफ की जाए, या आपका बुराई की जाए, हुजू मतलब बुराई की जाए। ठीक है, तो उससे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक में हमद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में कहा जाता है यानी बी के अंदर नात, ऑप्शन नंबर सी के अंदर कहा जाता है कसीदा, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर मुनाजात। इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, कसीदा कहा जाता है। यानी कि जिस नज्म के अंदर आपकी अगर तारीफ किया जा रहा है, या आपका बुराई किया जा रहा, दोनों चीज अगर बुराई किया जा रहा, तो ऐसे को हम क्या करेंगे, कसीदा कहेंगे। क्या कहेंगे, कसीदा कहेंगे, जिसमें तारीफ भी की जाए और बुराई भी की जाए। ठीक है, अब यहाँ पर से नात की बात करें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस नज्म के अंदर तारीफ व तौसीफ बयान किया जाएगा, तो उसको नात कहेंगे। हमद अल्लाह की शान में पढ़ी जाती है ना, यानी कि जो अल्लाह की शान में तारीफ तौसीफ है ना, उसकी खूबी को है ना, अच्छाई को जब बयान किया जाता है जिस नज्म के अंदर, उसको हम हमद कहते हैं। मनाजात किसको कहते हैं, यानी जिस नज्म के अंदर अगर हम अल्लाह से जिस नज्म के अंदर दुआ मांगते हैं, उसको हम मनाजात कहते हैं। ठीक है, मनाजात किसको कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर इनमें नून जाहिर कौन है। नून जाहिर के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, ऑप्शन नंबर एक जहाँ, ऑप्शन नंबर दो बी वहाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ, ऑप्शन नंबर 3 कान। इन चारों में सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताओ।
चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कान आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नून के दो अक़साम हो जाते हैं, ठीक है। नून के दो अक़साम होता है, एक का नाम होता है नून जाहिर, ठीक है, जो आपका सवाल में था। दूसरा रहता है नून गुन्ना, ठीक है। तो नून गुन्ना उसको कहा जाता है, यानी कि जो नून एक तरीका से नाक से लिख ले। किससे लिख ले? नाक से। यानी हम कह सकते हैं कि जो ना पढ़ी जाए, जो ना पढ़ी जाए, यानी कि जिसको हम पढ़ते ही नहीं, है ना, जो ना पढ़ी जाती है उसको हम क्या करेंगे, नून गुन्ना के अंदर रखेंगे, यानी जो नाक से पढ़ी जाती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं जो नून दिखाई ना दे, जो नून दिखाई ना दे। तो जो नून दिखाई अगर ना देगा तो उसको हम कहेंगे नून गुन्ना है। और जो दिखाई दे दे, यानी जो साफ साफ पढ़ी जाती है, साफ साफ पढ़ी जाती है जो नून, उसको नून जाहिर कहा जाता है। जाहिर का मतलब ही हुआ दिखाई देना, है ना। तो जो दिखाई ना दे तो वो आपका नून गुन्ना है, जो दिखाई दे दे आपका नून जाहिर है। देखिए यहाँ पे, यहाँ तो नाक से यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे नून का नुक्ता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि ये नून गुन्ना है, ठीक है। और ये आपका वहाँ भी देखिए ये भी नून गुन्ना हो गया, यहाँ देखिए ये भी नून गुन्ना, लेकिन यहाँ पे देखिए नून जाहिर हो रहा है, यानी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये नून जाहिर है। तो नून के कितने अक़साम होते हैं? नून के दो अक़साम होते हैं, एक का नाम है नून जाहिर, दूसरे का नाम है नून गुन्ना। तो नून जाहिर उसको कहेंगे जो साफ साफ दिखाई देगा, और नून गुन्ना उसको कहेंगे जो साफ साफ दिखाई नहीं देगा। और भी हम उसका दूसरे तरीका से देख सकते हैं कि जो नून नाक से पढ़ी जाती है उसको नून गुन्ना कहते हैं, जो नून नाक से नहीं पढ़ी जाएगी उसको हम नून जाहिर कहेंगे। और भी देख सकते हैं कि जो नून दिखाई देगा उसको हम कहेंगे नून जाहिर, जो दिखाई नहीं देगा उसको बोलेंगे नून गुन्ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं आगे, सॉरी 12, यहाँ पे 12 हो गया था ना, हाँ 13 देख लेते हैं कि 13 में क्या कह रहा है। चलिए 13 नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो आम के आम गुठलियों के दाम जेल में से क्या है? तो अब यहाँ पे से पूछा गया है कि आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब है कि मुनाफा डबल आ जाना, यानी कि जब आम भी फायदा हो गया, जो गुठली का भी होता है, यानी एक तरीका से डबल फायदा होना ही इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपका अर्थ हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम का, कि यानी कि 10 रुपये का चीज़ था और उसके बाद जाके 10 रुपया तो लिए, फिर एक्स्ट्रा भी 10 रुपया आ गया, यानी आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल गया, फ़ायदा हो गया, ठीक है। इस तरीका से हम कर सकते हैं, डबल मुनाफा होना, फ़ायदा होना, उसको कहेंगे आम के आम गुठलियों के दाम। अब पूछा जा रहा है कि ये क्या मुहावरा है, मिश्रा है, या ज़रबुल मिसाल है, या आपका फ़करा है, ठीक है, क्या है? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है ज़रबुल मसल है, ठीक है। देखिए सवाल आपको वहाँ पे से पूछा जा सकता है, एक मुहावरा के बारे में, दूसरा ज़रबुल मसल के तरह है। मिसरा अलग चीज़ होता, फ़करा अलग चीज़ होता, इसके बारे में भी अभी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले इन दोनों के बारे में देखना है, ठीक है। जब भी इससे रिलेटेड अगर आपको कहावत या मुहावरा का इस तरीका से सवाल पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि अगर जिसके आखिरी में ना लग जाएगा इसका मतलब है कि वो मुहावरा है। अब देखो आम के आम गुठलियों के दाम, देखिए यहाँ पे कोई ना आया, नहीं आया, तो जब नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये मुहावरा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब ना नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि वो ज़रबुल मसल है, ठीक है, क्या है, ज़रबुल मिसाल है, ठीक है। अब मिसरा वो होता है, यानी कि एक तरीका से समझ लीजिए कि कोई मतलब नज़्म लिखा जाता है तो पहले लाइन को ही क्या कहा जाता है, मतलब हर एक लाइन को, जैसे एक नज़्म लिखा गया, एक लाइन ये बन गया, दूसरा लाइन ये बन गया, तीसरा लाइन ये हो गया, चौथा लाइन ये हो गया, तो ये पहले लाइन को भी मिसरा कहा जाएगा, दूसरे लाइन को भी मिसरा कहा जाएगा, तीसरे लाइन को भी मिसरा कहा जाएगा, चौथे लाइन को भी मिसरा कहा जाएगा, ठीक है। अब फ़करा जो होता है ये एक तरीका से समझ लिए आधा अधूरा रहता है, जिस तरीका से हम कह सकते हैं कि अहमद ने कहा, है ना, तो कहा कि, है ना, तो ये अहमद ने कहा कि, ठीक है, वह बीमार है ना, बीमार है। अब देखिए यहाँ पे से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो वह बीमार है, ये आपका अहमद ने कहा, ये जो है ना, ये यहाँ पे कंडीशन एक तरीका से लग गया, तो ये जो वह बीमार है तो ये आपका फ़िक्रा हो गया, ऐसे कंडीशन में वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा कि ये आपका फ़िक्रा है, ठीक है। तो मिसरा आप समझ गए, फ़करा आप समझ गए, ज़रबुल मसल भी आप जान गए, मुहावरा भी जान गए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या कहा जा रहा है
कि हर्फ मुरक्कब की तादाद कितनी है। तो हर्फ मुरक्कब के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तादाद कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 में है 10, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 15, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 20, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है 25। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका ये 15 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा हर्फ के बारे में। ठीक है, हर्फ को दो भाग में बांटा गया है ना। एक का नाम है हर्फ मुफरद। मुफरद का मतलब ये होता है अकेला, यानी एक। यानी जब एक हर्फ रहेगा तो उसको बोलेंगे। जैसे हम ले सकते हैं जैसे जीम, ये आपका हो गया जैसे मीम, जैसे दाल, तो ये आपका क्या बन गया? मुफरद बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे मुरक्कब की बात करें हम यहाँ पे, तो ये क्या करता है कि एक से ज़्यादा मिलके, यानी क्या, एक से ज़्यादा, है ना, हम बोल सकते हैं ज़्यादा, किससे? एक से। एक से ज़्यादा जब हो जाएगा, हर्फ मिल जाएगा, तो उसको मुरक्कब हर्फ कहा जाता है। ठीक है, ये आप एक तरीका से ये भी इसका तारुफ देख सकते हैं कि जिस हर्फ के अंदर हे लग जाएगा वो आपका मुरक्कब हो जाएगा। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे बे में हे लगा। अब देखिए यहाँ पे बे भी है, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या आ गया, आपका बे आया और प्लस जाके हे आया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जिस हर्फ के अंदर हे लग जाता है तो वो मुफरद बन जाता है, सॉरी मुरक्कब बन जाता है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं, या एक से ज़्यादा हर्फ वाले को क्या कहा जाता है? मुरक्कब कहा जाता है। ठीक है, इसकी संख्या टोटल कितना है? 15 है। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए, चलिए आज का देख लेते हैं। लास्ट सवाल है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 15 नंबर का सवाल है कि जेल में से इसम मारफा कौन है। तो इसम मारफा का मिसाल देना है। इसम मारफा को आपको पहचान करना है कि इसमें से इसम मारफा कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है पटना है, ऑप्शन नंबर बी है शहर है, ऑप्शन नंबर 3 नदी हो गया, ऑप्शन नंबर 4 मुल्क हो गया। चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पटना आपका मुफरद हो जाएगा। मुफरद का मतलब एक तरीका से समझिए अकेला। क्या हो जाएगा? अकेला। सॉरी, मुफरद कहते हैं मारफा। तो मारफा से भी हम याद रख सकते हैं अकेला। अकेला मतलब कि एक नाम, है ना, एक नाम। यानी कि जब जिस लफ्ज से एक नाम का ज़ाहिर पता चले, एक ही चीज़ के बारे में पता चलता है, तो वो इसम मारफा है। इसको याद रख सकते हैं कि मारफा यानी मर गया। जब इंसान मर जाता है तो फिर वो अकेले जाता है ना। मर गया, मारफा मर गया, तो मरेगा तो वो तो अकेले जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चीज़ दुनिया में एक है, ऐसे भी रख सकते हैं। जैसे आपको कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर घुस जाए, याद रह सके, वैसे कर सकते हैं। हमने इसका मीनिंग भी समझा, मारफा एक तरीका से समझ लिया अकेला, यानी सिंगल, है ना, एक नाम को कहा जाएगा मारफा। और एक आपको तरीका भी दे दिया मारफा। तो मारफा नहीं पढ़ के हम तो कहेंगे मर गया। तो जब मर गया तो वो तो सिंगल जाएगा, साथ में तो कोई जाएगा नहीं, तो इसका मतलब एक हो गया। तो पटना देखिए, आप पटना बोले तो दूसरा चीज़ समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर शहर बोल देते हैं, तो शहर अगर हम बोलेंगे तो शहर में देखिए आपको क्या निकालिएगा, आप दिल्ली निकालिएगा, मुंबई निकालिएगा, कोलकाता निकालिएगा, है ना। तो बहुत सा शहर निकाल दीजिएगा, पटना शहर निकाल दीजिएगा, लखनऊ शहर निकाल दीजिएगा, है ना। बहुत सा ऐसा शहर निकाल है। नदियों के बारे में बात करेंगे तो गंगा आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र आ जाएगा, कोसी आ जाएगा, चंबल नदी आ जाएगा, बहुत सा नदी आ जाएगा। मुल्क के बारे में देखिए तो भारत आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, जापान आ जाएगा, चीन आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, है ना। तो बहुत सा है। लेकिन यहाँ पे पटना बोलेंगे तो दूसरा चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस्म मारफा वो होता है जो चीज़ दुनिया में एक है, वो आपका इस्म मारफा है। जैसे ताजमहल, इंडिया गेट एक ही है ना, जमा मस्जिद, है ना। तो ये इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। सूरज कै ठो? एक ठो, है ना। पृथ्वी कै गो? एक गो। लेकिन अगर हम बोलेंगे सैयारा, सैयारा बोलेंगे तो सैयारा आपका पूछा जाए क्या है, तो ये सैयारा आपका इसमें मारफा नहीं है, क्योंकि सैयारा बोला जाता है प्लांट को। प्लांट यानी ग्रह को कहा जाता है। ग्रह तो एक से ज़्यादा है ना, इसलिए हम इसको मारफा मतलब नहीं कह सकते कि ये नकरा के अंदर चला जाए। ठीक है, तो कैसा रहा आज का सेशन? अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें, और लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।
अगर आपको लग रहा है कि मेहनत अच्छा से मतलब करवा सकते हैं और आपके अंदर कुछ चेंजिंग ला सकते हैं, तो फिर हमारे चैनल से और हमसे जुड़ना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं कि हाँ, ये इस तरीक़ा से वहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ आपका ये हो रहा है। ठीक है? चलिए, फिर मिलते हैं हम सब अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ये आपको आंसर की भी दे दिया गया है। ये पीडीएफ आपका बना हुआ, जिस तरीक़ा से आप बोलिएगा उसी तरीक़ा से आपको मिल जाएगा। ठीक है? चलिए।